नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम। तो जैसे कि सर्वनाम ये जो टॉपिक है ये हमने यहाँ पर शायद पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन काफी बच्चों ने हमें यहाँ पर बताया कि उन्हें सर्वनाम पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उन्हें सर्वनाम अभी अच्छे से समझ नहीं आए हैं, सर्वनाम के भेद उन्हें समझ में नहीं आए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ से आपने पढ़नी है, सुननी है। आपने उन चीजों को नोट डाउन भी करना है, घर पर जाकर आपने उसे रिवाइज भी करना है, तभी आपको कोई भी टॉपिक क्लियर होगा। तो देखिए, सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम सर्वनाम यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, सर्व और नाम, ठीक है, ये क्या बना है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, मेल से बना है। एक नाम है इसमें सर्व और दूसरा है नाम। तो सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ आपको पता है, नाम, सबका नाम। अर्थात देखिए, अगर हम कोई भी एक गद्यांश ले लें, ठीक है, किसी के विषय में भी एक गद्यांश अगर हम ले लेते हैं, और जैसे मैं यहाँ पर गद्यांश लेती हूं कि मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में ही रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश की माता अध्यापिका है। मुकेश बहुत अच्छा लड़का है। मुकेश के एक भाई और एक बहन है। मुकेश का घर बहुत ही सुंदर है। मुकेश बहुत अच्छा बच्चा है। मुकेश पढ़ने में बहुत होशियार है। तो ये गद्यांश मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसकी 8-10 पंक्तियां मैंने यहाँ पर आपको बताई। और हमने क्या किया, एक एक जो पंक्ति हमने पढ़ी उसमें हमने बार बार मुकेश 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 शब्द का प्रयोग किया, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा लग रहा है। यानी कि अगर आप एक ही नाम को बार बार लेंगे, बार बार लेंगे, बार बार लेंगे, तो वो क्या लगता है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। जैसे कि मैंने कहा, मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश के पिताजी डॉक्टर है, मुकेश की माताजी अध्यापिका है, मुकेश का एक भाई और एक बहन है, मुकेश बहुत अच्छा लड़का है, मुकेश पढ़ने में बहुत होशियार है, मुकेश का घर बहुत सुंदर है। तो अब देखिए, वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये गद्यांश जो हमने पढ़ा, अब इसको पढ़ के गद्यांश का जो मेन चीज है वो तो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे गद्यांश में सिर्फ मुकेश 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 ही हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है अगर हम इसकी जगह पर, मुकेश क्या शब्द है, देखिए हमने सर्वनाम स्टार्ट किया और सर्वनाम से पहले हमारा आता है संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम से पहले हमारा टॉपिक आता है संज्ञा। तो संज्ञा से आप सभी वाकिफ है। संज्ञा की एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सरल सी परिभाषा मैं आपको बताती हूं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो संज्ञा संज्ञा कहलाता है। जैसे इसका हमने पूरा जो एक प्रॉपर जो परिभाषा लिखी थी उसमें हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को, इसमें व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, इसमें वस्तुओं के नाम आ जाते हैं, इसमें स्थानों के नाम आ जाते हैं, इसमें प्राणियों के नाम आ जाते हैं और इसमें सारे भावों के नाम आ जाते हैं। भाव क्या होते हैं, भाव क्रोध, खुशी, दुख, घृणा, ये सारे क्या है, भाव है। ठीक है, तो इनके भी जो नाम है वो सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि किसी भी शब्द का नाम, जब आप फर्स्ट क्लास में होते तब आपको संज्ञा की केवल एक छोटी सी परिभाषा बताई जाती है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहती है।
ठीक है, तो अब ये मुकेश क्या है? मुकेश आपका नाम है, यानी कि संज्ञा शब्द है। तो अगर हम हर जगह पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करें तो बहुत ही अटपटा लगता है, जो कि हमने अभी यहां पर करके देख लिया। लेकिन इसके स्थान पर हम वह, उसके, उसका, उसकी, ठीक है, आदि शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो ये काफी ज्यादा एक तरह से आपको प्रभावी तरीके से ऐसा लगेगा, प्रभावित करेगा ये आपको गद्यांश। जैसे मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में ही रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर है, उसकी माताजी अध्यापिका है, वह बहुत होशियार है, उसके एक भाई और एक बहन है। तो देखिए कितना ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, कितना ज्यादा प्रभावी लग रहा है हमें ये छोटा सा गद्यांश। तो ये जो शब्द होते हैं वह, उसके, उसका, उसकी, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है, यानी कि सबके लिए नाम रख दिया गया है, सर्वनाम। ठीक है, ये आपके सर्वनाम है। सभी संज्ञा शब्दों के लिए ये नाम रख देंगे हम बार बार मुकेश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके स्थान पर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें सर्वनाम कहा गया है। तो देखिए ये हमारी परिभाषा यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन जाती है सर्वनाम की। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी सर्वनाम को समझने में। ठीक है, तो चलिए पहले सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद जैसे संज्ञा के भेद होते हैं, जैसे हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के नामों का प्रयोग करते हैं, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर सर्वनाम के भेदों को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं सर्वनाम की। क्या परिभाषा होगी सर्वनाम की? अब तो थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम की क्या परिभाषा हो सकती है। और फिर ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा नया टॉपिक नहीं है, काफी छोटी क्लास से हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ते आते हैं। चलिए लिखते हैं परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं। देखिए आप अपने बारे में कभी भी बात करेंगे तो क्या बार बार आप अपना नाम लेंगे? नहीं लेंगे। तो आप क्या कहेंगे अपने आप को? मैं, तुम। बार बार सामने वाले का नाम नहीं लेंगे। वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ। तुम्हारा, आपका, उसका आदि। तो ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, तुम, वह, मैं, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। चलिए फटाफट नोट डाउन भी कीजिए, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन साथ के साथ करेंगे, ये मैं बार बार आप लोगों को कहती हूं। अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर मैं भी है, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ, तुम्हारा, आपका, उसका। तो ये अलग अलग सर्वनाम है। आप देख सकते हैं कोई खुद के लिए यूज किया गया है, कोई दूसरे के लिए यूज किया गया है, कोई किसी वस्तु के लिए, या जैसे कोई शब्द प्रयोग किया है तो यहाँ पर हमें पता नहीं है ये कोई शब्द किसके लिए यूज किया गया है। तो ये सर्वनाम शब्द अलग अलग है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर सर्वनामों के भेद बताए गए हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब बिल्कुल आप ये नोट डाउन कीजिए, सर्वनाम के भेद। सबसे मेन पॉइंट आता है सर्वनाम में, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद तो नोट डाउन कर लीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? चलिए पहले इन्हें नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे भेदों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से हम यहाँ पर एक एक करके सारे भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका पुरुष वाचक सर्वनाम। देखिए वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। ठीक है, नंबर 2 आपका आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 में आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 आता है आपका चौथा पॉइंट, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये 6 भेद होते हैं आपके सर्वनाम। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद सर्वनाम के बताए गए हैं। किसके आधार पर? ये जो अलग अलग सर्वनाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर। अभी आप समझेंगे कि क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्यों इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है, क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम,
क्यों इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है, इसी तरह से क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और क्या इसकी परिभाषा है, यानी कि क्यों इसको अनिश्चयवाचक कहा जाता है, सबको एग्जाम्पल्स के साथ यानी कि उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट 6 के 6 भेदों को, क्योंकि जब हम एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अपने यहाँ पर 6 के 6 भेद है, तो उनको फिर आपको, ताकि दिक्कत ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन सा सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के आगे जो हमारे बाकी के भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट यहां पर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पॉइंट पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 तरह के जो आपके सर्वनाम शब्द आते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति और जिसके बारे में बात की जा रही है, तीसरे व्यक्ति का जिसमें एक बोध होता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझिए और उसके बाद समझिए कि बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सुनने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा, देखिए एकदम सरल शब्दों में मैं आपको यहां पर क्लियर कर रही हूं, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। यानी कि आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत 3 तरह के सर्वनाम, बोलने वाले व्यक्ति के लिए और सुनने वाले व्यक्ति के लिए और अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक, नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ, और जो भी प्रॉब्लम है, जो चीज नहीं समझ में आती है पहली बात तो उसी समय पूछेंगे और फिर नहीं तो घर जाकर उसको एक बार रिवाइज करके उसके बाद आप पूछ सकते हैं। के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए।
मैंने पत्र लिखा। तुमने ठीक सुना। उसे मिठाई दे दो। तीन तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहां पर हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने पत्र लिखा, अपने लिए बात कर रहा है बोलने वाला व्यक्ति, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, अपने बारे में बात कर रहा है। दूसरा, तुमने ठीक सुना, तुमने ठीक सुना यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए कह रहा है। और तीसरा, उसे मिठाई दो, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है उसे मिठाई दो। ठीक है, तो यहां पर आपके तीनों तरह के आपके सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति अर्थात जिसके बारे में बात हो रही हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, अपने लिए। ठीक है, मैंने किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, अपने लिए। और यहां पर तुमने किसके लिए प्रयोग किया, सुनने वाले के लिए। और उसे किसके लिए प्रयोग किया, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ये तीन आपके यहां पर सर्वनाम शब्द हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने, तुमने, उसे। ठीक है, तो अब देखिए तीन तरह के सर्वनाम पढ़े हैं। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें तीन तरह के सर्वनाम हैं, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन उपभेद होते हैं, यानी कि कह तो दिया बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है, तो इन्हें भी कुछ ना कुछ कहते हैं। इसीलिए इसके भी तीन भेद बताए गए हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन प्रकार होते हैं। लिख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, कौन बताएगा, कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, कौन बताएगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं। कौन से तीन प्रकार होते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा इसको हम लेंदी नहीं बनाएंगे। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसको उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। यानी कि बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, हम। ठीक है, तो ये क्या है, आपका उत्तम पुरुषवाचक है। मैंने, मेरा। ठीक है, ठीक है, अब लिखिए यहां पर, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता अर्थात
बोलने वाला व्यक्ति वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत बड़े बड़े बच्चे भी, क्लास 9th तक के बच्चे भी इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। आप घर पर जाकर बस एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, एक बार जरूर पढ़िए उसको। तो यहाँ पर हमने कहा उत्तम पुरुषवाचक यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमने, हमारा आदि। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये सारे शब्द वक्ता जो है, बोलने वाला व्यक्ति जो है, वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, अपने लिए कह रहा है, केवल अपने बारे में यहाँ पर कह रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, हम आगरा घूमने गए, हमने ताजमहल देखा। ठीक है, मैंने पत्र लिखा, हम आगरा घूमने गए। तो बिल्कुल जो वक्ता है, बोलने वाला व्यक्ति है, वो अपने लिए कह रहा है, इसीलिए इसको कहा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ, लास्ट में ऐसा ना हो कि बच्चे बोलेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपको मैंने एक बार पहले भी शुरुआत में जब आपकी क्लास शुरू हुई थी, तो यहाँ पर हमने संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर पढ़ा था। उस टाइम पे शायद नोट डाउन नहीं किया होगा, तो बार बार बच्चों की क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही थी कि मैम सर्वनाम हमें नहीं आता या क्रिया हमें नहीं आती। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम हिंदी व्याकरण का पढ़ते हैं और उसमें ये सारे शब्द आपको पढ़ने ही होते हैं, संज्ञा हर टॉपिक में आती है, सर्वनाम हर टॉपिक में आता है, क्रिया हर टॉपिक में आती है, तो ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि अभी आप 6 में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको सर्वनाम नहीं आता है। आप पढ़ेंगे, आप नोट डाउन करेंगे तो आपको आ जाएगा और आगे के लिए आपको काम भी आएगा। चलिए, तो पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले के लिए कहा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरे के लिए कहा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति,
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे तुम, तू, आप, आपका, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं? आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें इन शब्दों का प्रयोग, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सुनने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सुनने वाले व्यक्ति के लिए कहते हैं। जैसे तुमने ठीक सुना, तुमने ठीक सुना, तो यहाँ पर जो बात को सुन रहा है उसके बारे में कहा गया है तुमने ठीक सुना। ठीक है, तो ये आपका आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट, नोट डाउन भी साथ के साथ करते रहेंगे। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर कहा, ये उत्तम पुरुषवाचक अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुषवाचक अर्थात सुनने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है तू, तुम, आप, आपका, तुम्हें, तुम्हारा आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। नंबर 3 जो हमने यहाँ पर लिखा था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा पॉइंट आता है इसका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य पुरुष अर्थात जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं क्योंकि वो किसी अन्य के लिए कर रहा है। फटाफट एग्जाम्पल देख लीजिए और देखिए, नोट डाउन तो मैं आपको हर बार कहती हूं कि नोट डाउन साथ के साथ ही करना है। जैसे क्या एग्जाम्पल होगा? वह, वे, उसने, उसे, उसका, उसकी,
आदि, यानी कि जब किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है तो वक्ता जो होता है, बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, वो सुनने वाले से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं सर्वनाम के विषय में वो डिस्कस किया। यानी कि सबसे पहले हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ये हमने जानी। उसके बाद सर्वनाम के 6 भेदों को हमने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है और उसके बाद जो पहला भेद है उसे आज हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इस पूरे टॉपिक को घर पर एक बार अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आपको हो तो सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे, बाकी आगे जो हमारे इसके भेद हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।